Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले भोपाल में रैली की। पीएम ने कहा कि पहलगाम में भारत की संस्कृति पर हमला हुआ, आतंकियों ने समाज बांटने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के लिए काल बनी। ऑपरेशन सिंदूर इतिहास में भारत की तरफ से किया गया सबसे बड़ा ऑपरेशन है। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पीएम मोदी ने भोपाल से पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। पीएम ने कहा, बॉर्डर पर अगर गोली चली तो गोले से जवाब देंगे। 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। और शशि थरूर की दो टूक के बाद पाकिस्तान पर दिए बयान को कोलंबिया ने वापस ले लिया है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के दबाव में आकर कोलंबिया ने पाकिस्तान के समर्थन में दिया बयान वापस लिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल जब कोलंबिया पहुंचा तो पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। भारत ने बताया कि कैसे 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ और कैसे आतंकियों ने निर्दोषों की हत्या की। भारत ने साफ कहा कि एक तरफ आतंकवादियों और दूसरी तरफ निर्दोष नागरिकों के बीच कोई समानता संभव नहीं है। भारत ने कोलंबिया के पाकिस्तान पर दिए गए बयान को वापस लेने के लिए मजबूर किया। Our only disappointment with the earlier statement by Colombia was that it seemed to have overlooked this difference.
We're very pleased to learn that that statement has been withdrawn, as you also mentioned, and we are also very pleased that you, as representatives of the people of Colombia, are determined to stand with us. भारत ने कोलंबिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी। उसके बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर कहा कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वहां वास्तविक स्थिति और कश्मीर में जो हुआ है उसकी जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम वार्ता जारी रख सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की है। Those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their ends are made to pay a high cost. That it warranted a forceful response even after the 26/11 attack in Mumbai in 2008 is widely acknowledged. But times have changed and our resolve is much stronger now. Terrorism epicenters are no longer immune. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. We will never give in to nuclear blackmail. And whatever decisions have to be taken in India's national interest are taken and will continue to be taken. As we responded to the Pahalgam attack, it was also heartening to witness the understanding from other nations of our right to defend ourselves against terrorism. और बात नितिन गडकरी के बयान की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पैसा कमाना गुनाह नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं है। गडकरी ने और क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। माझा अनुभव असा आहे की आपण जर चांगलं काम केलं आणि चांगलं झालं तर पैशाची काही कमी नाही आहे, बिलकुल कमी नाही आहे। आणि फक्त या देशाकरता काम केलं पाहिजे हे स्पिरिट कुठून येणार? आणि ते काम निरपेक्ष भावनेने केलं पाहिजे, पैसे खाऊन नाही केलं पाहिजे। पैसा कमवणं गुन्हा नाही। मी सगळ्या कार्यकर्त्यांना नेहमी म्हणतो पैसा कमवलाच पाहिजे, बिकॉज नो फिलॉसॉफी कॅन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, हे विवेकानंदांनी सांगितलं आहे। पण राजकारण हा पैसे कमवण्याचा धंदा नाही आहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात खुद की लिखी किताब संघातिल मानवीय व्यवस्थापन का विमोचन के मौके पर बोली। इस समारोह में आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गडकरी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उदाहरण देते हुए कहा कि वो ज्ञानी नहीं है, मेरिट के विद्यार्थी नहीं है, पिक्चर सामने से देखने वाले और नाटक पीछे से देखने वाले क्लास से आया हूँ। गडकरी ने कहा कि उनके जीवन का सबसे बड़ा काम साइकिल रिक्शा की जगह ई रिक्शा लाना रहा है। राजस्थान से खबर है। राजस्थान में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम के भाई हसीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे राजस्थान के डीग से गिरफ्तार किया है। नाम असीम उर्फ हसीन। अब पाकिस्तानी जासूस हसीन भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शिकंजे में है। इसका बड़ा भाई कासिम पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कल दोपहर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल राजस्थान के डीग गई। वहां कासिम के परिजनों के बयान दर्ज किए गए, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई और उनसे मिली लीड के बाद राजस्थान के ही कासिम के भाई असीम उर्फ हसीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम अब असीम उर्फ हसीन से पूछताछ कर रही है और आईएसआई नेटवर्क को खंगाल रही है। अब तक की पूछताछ के मुताबिक असीम ने ही कासिम की जान पहचान आईएसआई से करवाई थी। आईएसआई के लोगों ने असीम के जरिए ही कासिम को अपने जाल में फंसाया था। कासिम मौलवी है, इसलिए कहा गया कि वो जासूसी करेगा तो किसी को शक नहीं होगा, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों की निगाह से ये बच नहीं सके। कासिम ने पूछताछ में बताया कि वो पाकिस्तान गया था और वहां पर उससे कहा गया था कि तुम्हारा भाई तो पहले से ही हमारे लिए काम करता है, तुम भी हमारे लिए काम करो। इसी के बाद पुलिस ने असीम को अपनी कस्टडी में लिया और पूछताछ कर रही है। कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। राजधानी दिल्ली में जहां मामलों में इजाफा हुआ है, वहीं एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। दिल्ली में कोरोना की वजह से 60 साल की एक महिला की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में कोविड के कुल 294 मरीज हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 56 मामले सामने आए हैं। वहीं बात पूरे देश की करें तो 24 घंटे में कोरोना के 2710 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है और कुल 511 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यूपी में भी कोरोना वायरस फिर से डरा रहा है। नोएडा में 24 घंटे के भीतर 19 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 थी। नए केस आने के बाद नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 हो गई है।
इसमें 21 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। गाजियाबाद में भी 19 नए मामले सामने आए हैं। के नए वेरिएंट JN1 को देखते हुए जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन हमारे यहाँ जारी की गई है, उसके लिए हमारे यहाँ सघन चिकित्सीय दल और अलग एक आरक्षित वार्ड, और उनको देखते हुए हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो पहले समस्या हुई थी कि ऑक्सीजन को लेके, तो वह है हमारे यहाँ पूरा ऑक्सीजन प्लांट एकदम चालू है। और हिमाचल के सिरमौर जिले में पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। इस दौरान वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागते दिखे। भाग वहां से। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 की है। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ किस कदर दरका है। हट जाओ, सब लोग पीछे भाग रहे यार। भारी लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। NH 707 पर वाहन आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा नीचे गिरने लगा। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। वाहन चालक जैसे तैसे जान बचाकर भागते नजर आए। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक कार लैंडस्लाइड वाली जगह से ठीक नीचे खड़ी है। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड होने से ठीक पहले कार में सवार लोग नीचे उतर गए थे। वहीं वीडियो में लैंडस्लाइड के दौरान वहां काम कर रहे मजदूर भी भागते हुए नजर आए। गौरतलब है कि बरसात के दिनों में इस नेशनल हाईवे पर पहले ही भारी लैंडस्लाइड होता रहा है। आपको ये भी बता दें कि साल 2023 में इसी नेशनल हाईवे पर एक पूरा पहाड़ पूरी तरह दरक गया था। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन इस बार बरसात के मौसम से पहले ही हल्की बारिश के बाद ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। अरे हट जाओ, सब लोग पीछे भाग रहे यार। मौसम विभाग ने असम में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम के कई इलाकों में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है। असम की राजधानी गुवाहाटी समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वीडियो रुकमणी गांव इलाके से है, जहां जलभराव की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। पानी भरने से कई जगहों पर लोगों को लंबे जाम से जूझना पड़ा। भारी बारिश के साथ साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। ऑरेंज अलर्ट वाले 10 जिलों में आंधी तूफान और बिजली चमकने के साथ साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का भी अनुमान है। असम में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। लोगों से अपील की गई है कि वो तेज बारिश और आंधी के दौरान घर से बाहर ना निकले। साथ ही पहाड़ी इलाकों में प्रशासन की तरफ से सतर्कता बढ़ा दी गई है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जनता के सामने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। रेखा गुप्ता ने बताया कि यमुना की सफाई के लिए क्या काम किया। आज लोग मुझे पूछते हैं यमुना जी कब तक साफ हो जाएगी। मैं कोई टाइमलाइन नहीं देती। मैं ये जानती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जो काम होना चाहिए, जो उसका वे आउट है, उसे कर रहे हैं। आज जो वर्तमान STP है उसका जीर्णोद्धार करना, उसको रिवाइव करना। आज जहाँ जहाँ पे आप समझिए दिल्ली में 1700 कॉलोनी अनऑथराइज है और उन अनऑथराइज कॉलोनियों में सीवेज है ही नहीं, प्लांट है ही नहीं। दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है, रेखा गुप्ता ने इसकी भी जानकारी दी। योजनाबद्ध तरीके से बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम दिल्ली की धरातल पे उनको लेके आ रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि बदलाव की नींव रखी जा चुकी है। राजधानी में विकास की रफ्तार अब नहीं थमने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल उठाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यूपी सरकार का पूरा ध्यान केवल लखनऊ में चिकित्सा सुविधाओं पर है। अन्य शहरों के लोगों को इलाज के लिए या तो लखनऊ जाना पड़ता है या फिर दिल्ली। करदाताओं का पैसा पूरे प्रदेश में समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए, न कि किसी खास शहर को चिकित्सा केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहिए। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राज्य सरकार को प्रदेश में खराब होती चिकित्सा सुविधाओं को लेकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें 1 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें प्रदेश के 42 मेडिकल कॉलेजों और इससे जुड़े अस्पतालों के हालात को सुधारने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की डिटेल भी मांगी गई है। हाईकोर्ट में प्रमुख सचिव को अगली तिथि तक सभी मेडिकल कॉलेजों का दौरा करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे इन मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों की जरूरतों की सटीक जानकारी हासिल हो सके। दिल्ली कैश कांड में आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति ने अपनी जांच में क्या पाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। विशेष समिति ने अपनी जांच में पाया है कि दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के जिस स्टोर रूम में जला हुआ कैश बरामद हुआ था, वो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कंट्रोल में था। 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे राजधानी दिल्ली के ल्यूटियन जोन में दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लग गई थी। इस दौरान एक स्टोर रूम से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक समिति को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चला है कि आग लगने की घटना के बाद स्टोर रूम से जली हुई नकदी हटाई गई थी। इस महीने की शुरुआत में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने समिति की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति वर्मा से मिले जवाब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में साझा किया था। सूत्रों ने बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरोप इतने गंभीर हैं कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। और अब खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां बीजेपी नेता के बेटे का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। अश्लीलता कांड को लेकर बीजेपी की फजीयत बढ़ती जा रही। मैनपुरी के मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष के बेटे शुभम के 130 अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में मैनपुरी के नामे गिरामी मिष्ठान भंडार के संचालक का छोटा भाई भी शामिल है। वायरल 130 वीडियो शहर के अलग अलग होटल रेस्टोरेंट में बनाए गए हैं, जबकि बीजेपी की महिला नेता का बेटा शुभम विवाहित है और उसकी पत्नी का ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। सुनिए शुभम गुप्ता की पत्नी ने क्या कहा। मेरे साथ मेरे ससुराल वाले पूरा परिवार मिलकर मुझे मारपीट करता है, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और मुझे बहुत बुरी तरीके से भूखा प्यासा सब लगा। 15-20 दिन हो गए, खाना तक नहीं दिया। कमरे में बंद, कहीं भी जाते हैं कमरे में बंद करके जाते हैं, पूरे घर में ताला लगा के जाते हैं। हर तरीके से मैं कोई भी, जहाँ तक कि एक शैम्पू भी अगर मुझे चाहिए होता है वो भी मांगना पड़ता है और उसके लिए भी मुझे ताने दिया जाता है कि तेरे बाप के घर से नहीं आई है शैम्पू के पाउच। बीजेपी की महिला नेता के बेटे का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद एक युवती ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और शुभम गुप्ता की पत्नी और परिजनों पर उसके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस अब गुम हुए इंसानों की सूची खंगालने में लगी है। गुम हुए लोगों को ढूंढने के लिए एक अभियान चलाने जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गुम हुए इंसानों को ढूंढने के लिए कैसे एक टीम बनाई गई है और इस टीम में शामिल जवानों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। हर बात अधिकारियों ने बारीकी से बताई है। दरअसल धमतरी जिले में महिला और पुरुष मिलाकर 348 लोग गुम हो चुके हैं। इसका कोई अता पता नहीं है। इन लोगों का पता लगाने के लिए 1 जून से अभियान की शुरुआत होगी, जो 30 जून तक चलेगी। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन की टीम और सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए बैठक भी आयोजित हो चुकी है। अभियान को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा, इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। और पूरे छत्तीसगढ़ में 1 जून से लेकर पूरा 30 दिन तक जितने भी गुम इंसान हैं उनको तलाश के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुम इंसान को विशेष अभियान के तहत ढूंढा जाएगा, उनके परिवारों के साथ मिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जिले में लगभग अभी 348 महिला पुरुष गुम हैं, इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है सर इसका? उद्देश्य है जो गुम हो गए हैं, जो अपने परिजन से बिछड़ गए, उनको उनके परिजन से मिलाना इसका मूल उद्देश्य है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के जवानों की वर्दी बदलने जा रही है। बीएसएफ के जवान एकदम नए और शानदार कॉम्बैट ड्रेस में नजर आएंगे। बीएसएफ की वर्दी बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले 1 साल के भीतर पूरा बल नए ड्रेस में नजर आएगा। नई वर्दी में रंगों के अनुपात पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसमें 50% खाकी, 45% हरा और 5% भूरा रंग होगा। इस पर बीएसएफ की वर्दी में जो फैब्रिक इस्तेमाल हो रहा है वो न सिर्फ आरामदायक है बल्कि काफी मजबूत भी है। पहले यहाँ कॉम्बैट ड्रेस में 50% कॉटन और 50% पॉलिस्टर होता था, वहीं अब यह अनुपात 80% कॉटन और 19% पॉलिस्टर और 1% स्पैंडेक्स भी होगा, जिसमें कपड़े में खिंचाव बना रहेगा। अगर देखें तो बीएसएफ की पुरानी वर्दी में प्रिंट सिर्फ कपड़े के ऊपर होता था, लेकिन अब डिजिटल प्रिंट तकनीक से ये डिजाइन सीधे फाइबर के भीतर तक जाएगा। इससे काफी टिकाऊपन बढ़ जाएगा। खास बात यह है कि पूरी ड्रेस की डिजाइनिंग बीएसएफ ने खुद इन हाउस की है।
इस पर लगभग 1 से 1.5 साल तक अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की और बीएसएफ ने इसका डिजिटल प्रिंट का पेटेंट भी करवा लिया है। बीएसएफ की अनुमति के बिना कोई इस डिजाइन की कॉपी नहीं कर सकता, न इसे पहन सकता और न ही सिलवा सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का डीजे को लेकर 2 गांवों के लिए आपस में भिड़ गए। रिपोर्ट देखते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला किया जा रहा है। कई लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये 2 अलग अलग गांव के लोग हैं। नंदगंज थाना के भितुआ और जाटपुर बबूरा गांव के लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, लाठी डंडे और ईंट पत्थर चला रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डीजे की वजह से 2 गांव के लोग आपस में उलझ गए। एक गांव के लोग तेज डीजे बजा रहे थे, जो दूसरे गांव के लोगों को नागवार गुजरा और इसी बात पर दोनों गांव के लोगों में मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वीडियो के आधार पर बवाल करने वालों की पहचान की जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि एक दिन पहले भी दोनों गांव के लोग आमने सामने हो गए थे, लेकिन किसी तरह से लोगों ने बीच बचाव कर मामले को खत्म किया था। लेकिन दूसरे दिन फिर से दोनों गांव के लोग आपस में उलझ गए। अयोध्या से खबर है, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। गर्मी के मौसम में श्रद्धालु फ्लोटिंग स्नान घाट का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सरयू नदी पर भारत का पहला फ्लोटिंग बाथिंग कुंड बनाया गया है, जिसमें लोग किस तरह स्नान का आनंद ले रहे हैं, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। गर्मी की छुट्टी में लोग यहाँ एक तरफ रामलला के दर्शन कर रहे हैं, वहीं पवित्र सरयू में स्नान भी कर रहे हैं। अयोध्या नगरी में आए हैं हम लोग, अब पूरी फैमिली के साथ आई है, सारी फैमिली आई है और यहाँ पे नो तपा चल रहा है आजकल, तो यहाँ पे मिनी वाटर पार्क का आनंद उठा रहे हैं सब लोग। अगर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, वहीं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए श्रद्धालु बिना किसी भीड़भाड़ के सुरक्षित स्नान कर सके, इसके लिए नया बाथिंग कुंड बनाया गया है। जो हमारी राम की पैड़ी है और श्रद्धालुओं के आनंद के लिए, उनके स्नान के लिए बनाई गई है और उसकी रोज साफ सफाई होती रहती है। रोज प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल उसकी सफाई होती है ताकि कोई श्रद्धालुओं को समस्या न हो। दूसरा, इससे इतना लाभ है कि लोग नदी में नहीं जाते हैं, इसी राम की पैड़ी में नहाते हैं, उससे सुरक्षित रहते हैं। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दी है। जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। जून आने वाला है और घाटी में दिसंबर वाला नजारा देखने को मिल रहा है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। दरअसल घाटी के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हुई। सोनमर्ग, अफरवट, जोजिला, साधना टाप और दूसरे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर समेत अधिकांश निचले इलाकों में तेज बारिश हुई। हिमपात और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्कूल और सड़कें बंद कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक बांदीपुरा जिले के तुलैल और गुरेज, राजदान दर्रा और जोजिला दर्रा, सिंथन टॉप सहित उत्तरी कश्मीर के कई ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं जम्मू में भी दिन भर तेज हवाएं चलती रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 3 जून तक जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बाढ़ का कहर जारी है। बारिश और बाढ़ से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ का ये कहर देखिए। नाइजर राज्य का मोक्का शहर पानी पानी हो गया है। घर, सड़क, सब कुछ पानी में डूब गए हैं। देखिए किस तरह से इसी बाढ़ में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपना रास्ता तय कर रहे हैं। देखिए कैसे ये बाइक सवार सैलाब के बीच से होकर जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इसी सैलाब के बीच से होकर गुजर रही हैं। जगह जगह सड़कें और पुल भी टूट गए हैं और इससे कई इलाकों में आवाजाही ठप हो गई है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाढ़ का पानी पूरे इलाके में भर गया है। पूरा मोहल्ला पानी में डूब गया था। यहां पर बने घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कई इलाकों में बाढ़ में डूबे घरों की सिर्फ छतें दिखाई दी। कमर तक पानी में डूबे लोग अपने सामान और एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते नजर आए।
जलवायु परिवर्तन के चलते इस क्षेत्र के लोग सूखे से परेशान रहते हैं, तो कभी भारी बारिश के चलते इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सरकारी संचार कंपनी बीएसएनएल ने 17 साल बाद लगातार 2 तिमाही में मुनाफा कमाकर इतिहास रच दिया। 2007 से घाटे में चल रहे बीएसएनएल को मोदी सरकार के सुधार, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और स्वदेशी 4G 5G सेवा विस्तार से नई ऊर्जा मिली है। लगभग 2 दशक तक वित्तीय संकट से जूझ रही बीमार टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने जबरदस्त वापसी की है। सरकार ने पिछले 11 साल से बीएसएनएल में सुधार के लिए कदम उठाए। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में बीएसएनएल ने 280 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 2024-25 की ही तीसरी तिमाही में बीएसएनएल ने 261 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में बीएसएनएल को 849 करोड़ का घाटा हुआ था। एक ही साल में बीएसएनएल ने जबरदस्त वापसी की है। यूपी सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2013-14 में बीएसएनएल को 14,979 करोड़ का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2024-25 में बीएसएनएल के ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 7.8% का इजाफा हुआ। पिछले वित्त वर्ष में 19,330 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ऑपरेटिंग वैल्यू 20,841 करोड़ हो गया। बीएसएनएल को सरकार ने मदद की, न केवल पूंजीगत निवेश बढ़ाया बल्कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी आधारित 4G 5G सेवाओं को विस्तार दिया। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को अपग्रेड किया गया। साथ ही प्रोफेशनल प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन का पालन बीएसएनएल को दोबारा खड़ा करने में अहम रहा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.